हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज इस चैप्टर की है क्लास नंबर 3। 2 क्लासेस में सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ कॉम्प्लिकेट कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो इको ऑनर्स में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए जी, सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3 लिखिए। क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3। और सबसे पहला क्वेश्चन, तरीका दो होता है सवाल करवाने का। एक तो ये होता है कि बहुत ही बेसिक सवाल को टच ही ना किया जाए, सिर्फ अच्छे अच्छे मुश्किल सवाल लिए जाएं, लेकिन ऐसा मैं करूँगा नहीं। मैं बिल्कुल वार्म अप करूँगा, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन सिंपल सिंपल करूँगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, पिकअप करूँगा। 2 क्लासेस तो कम से कम लगेंगे, हो सकता है 3 क्लास भी लग जाए, लेकिन जब 3 क्लासेस कंप्लीट होगा तो आपको एक कंप्लीट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि आप कोई भी क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं बाय एंड लार्ज, मैक्सिमम 99%। राइट जी, आइए सवाल देखिए। सवाल है आपका, लेट इनकम एम रुपीज़ वॉट 40। इनकम कितनी है? 40 है। आपके दिमाग में इमेज बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इनकम कितनी है? 40 है। लिखते जाइए रजिस्टर पे आप। और P1 कितना है? 10। P2 कितना है? 5। P2 है 5, इसको P2 कर देना। कुछ बातें अंडरस्टूड होता है, ठीक कर लीजिएगा। P2 है 5। राइट द बजट इक्वेशंस एंड ड्रॉ द बजट लाइन। आपके पास सवाल आ गया, सवाल एक बार देख लीजिए। मैं सवाल हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास सवाल यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ से काम चल जाएगा। आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं तो आप फोटो ले सकते हैं। मैं हटा रहा हूँ सवाल यहाँ से। अब ले लिया? यस सर। आइए सवाल लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है। अदरवाइज मुझे बार बार वहाँ से वहाँ स्विच करना पड़ता ना, तो अच्छा है कि मेरे पास सवाल तो है ही, मैं यहाँ से लिखता हूँ। सबसे पहले क्या है कि आप जानकारी लिखिए, और ये बताता हूँ कि ये सवाल मतलब सेमेस्टर 3 क्या सेमेस्टर 1 में भी आने लायक नहीं है। सेमेस्टर 1 में भी आने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपने क्या कहा मुझे कि सर बेसिक सवाल से कराओ। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूछ लेता हूँ आपसे, आपने मुझे बोला है, आप पीछे बाद में हट नहीं सकते कि हाँ कि आपने नहीं बोला था। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 बताइए, लिखिए एम कितना है? 40 है। और P1 क्या है? 10 है। P2 क्या है? 5 है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने आप ही करना स्टार्ट कर दिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। कह रहा पहला सवाल इसमें कह रहा है राइट द बजट इक्वेशन एंड ड्रॉ द बजट लाइन। कितना आसान हो सकता है बजट इक्वेशन ड्रॉ करना, बताइए आप जानते हैं P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वस टू क्या होता है? m। ये बजट इक्वेशन है। तो बताइए P1 यहाँ पे क्या है? 10 है और ये x1 है। P2 यहाँ पे क्या है? 5 है और ये x2 है। इक्वस टू m कितनी है? 40 दिया हुआ है। सर इतना आसान, तभी तो मैंने कहा कि ये आपको यहाँ क्या 12th में भी नहीं पूछा जाएगा, इतना आसान सवाल है। ड्रॉ कर लिया। अब सवाल कह रहा है, देखो बी पार्ट क्या कह रहा है इसका। बी पार्ट इसका कह रहा है, लेकिन आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली है। सिर्फ सवाल नहीं होगा, सवाल के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ होगा। बी पार्ट इसका, व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन फॉल टू 5, मतलब क्या हुआ? P1 जो है ना वो हो गया 5 ऑफ, और सब कुछ सेम है। ड्रॉ द न्यू बजट लाइन। माय गॉड, 5x1 प्लस 5x2 इक्वस टू व्हाट? 40। ड्रॉ करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सी पॉइंट देखिए क्या कहता है इसका। सी पार्ट क्या है? व्हेन इनकम फॉल्स टू 30 एंड प्राइस ऑफ बोथ ऑफ गुड्स आर 5 and 5 ईच। क्या हो गया इससे, क्या फ़र्क पड़ गया? 5x1 प्लस 5x2
इक्वस टू इनकम क्या हो गया 30, दैट्स इट। यस सर, आपने सही कहा था, ये बेहद आसान है। डी पार्ट इसका, शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए। अब क्या कह रहा है, इसको शेडिंग करने के लिए कह रहा है कि सारा शेड करो पहले। अब देखो शेड करने के लिए वही वही ड्रॉ करके ही तो शेड करेंगे ना। ड्रॉ कर देता हूँ सबको, कोई बात नहीं, ड्रॉ करने में बड़ी बात तो नहीं है। जब मैं किसी बजट लाइन को ड्रॉ करता हूँ ना, पता क्या याद आता है मुझे, बता सकते हो? मुझे याद आता है 10th क्लास और लीनियर इक्वेशन याद आता है। 10th क्लास लीनियर इक्वेशन कीजिए, आप लोग सभी कीजिए मेरे साथ साथ। आप कभी जिम जाते होंगे तो वहाँ क्या देखते होंगे कि पहला दूसरा दिन चौथा दिन आपके लिए वार्म अप होता होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान आसान सवाल यही है। ड्रॉ करने में क्या करेंगे, एक पॉइंट को जीरो लेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, निकाल लेंगे। जैसे मान लो पहला ड्रॉ करता हूँ मैं, किसका पहला बजट लाइन क्या था, पहला था आपका ये वाला पॉइंट 10x1 5x2। तो कैसे ड्रॉ करें इसको, ऐसे देखो, दो पॉइंट ले लो, यहाँ क्या रखो, करो अल्टीमेटली यहाँ क्या x1, यहाँ क्या x2। अब बताओ, अगर x1 0 होगा तो x2 कितना होगा, x1 0 होगा तो x2 कितना होगा, 8 होगा। दिख रहा है बच्चे, कितना आसान है, जल्दी करो ना इस सवाल को, क्योंकि नेक्स्ट सवाल में जाना चाहता हूँ मैं। x1 0 तो x2 क्या होगा, 8 होगा। x2 0 होगा तो x2 0 होगा तो x1 4 होगा, x1 क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब दो बंडल क्या बन गए आपके, एक बन गए 0 8 और दूसरा क्या बन गया 4 0, 0 8 एंड 4 0, 0 8 एंड 0 8 कौन सा पॉइंट लोगे, ये 0 8 है, यहाँ पे 0 है और ये 8 है, 4 0 क्या लोगे, ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये 4 है और ये 0 है। एक सवाल मैं करा रहा हूँ जिसमें सिर्फ बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए है, आगे ऐसे सवाल की उम्मीद मत करना मेरे से, आप होल्ड करना, इसके बाद सवाल का स्टैंडर्ड दिखाता हूँ मैं कैसा होता है। यस सर, 0 8 एंड 4 0 ये बजट लाइन हो गए, एक बन गया। इसका नेमिंग कुछ भी कर दो, इसका नेमिंग ए भी कर लो आप। अरे क्यों हिल रहा है आज, फोर जीरो हो गया। अब आइए मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरे बजट लाइन के लिए, चलो ये ले लेता हूँ। क्या है सर, दूसरा बजट लाइन क्या है, 5x1 5x2 इक्वस टू 40। यहीं भी सब कुछ करेंगे ऐसा ही, जल्दी जल्दी कर लेंगे। x1 यहाँ लेंगे, x2 यहाँ लेंगे। अगर x1 को 0 मानता हूँ तो x2 कितना होगा, x2 होगा 8 और x2 को 0 मानता हूँ तो x1 कितना होगा, 8 और 0, बिल्कुल इक्वल है दोनों साइड। देखो ना, 5x1 5x2 तो इक्वल स्लोप हो जाएगा इसका, 0 8 एंड 8 0, 0 8 एंड 8 0। ये तो 0 8 आपको मिल ही गया है, यहाँ पे 8 0 ले लो, चलो यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ क्या लूँगा 8 एंड 0, एक पॉइंट तो पता ही था आपको। यहाँ भी इसको क्या करता हूँ मैं, ज्वाइन। यस सर, दूसरा ग्राफ बन गया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या था, बी क्या था, बी सी आपका 5x1 5, ये 30 हो गया। अब सी में सिर्फ 30 चेंज हुआ है, तो सी बनाइए। अब क्या कीजिएगा, सेम कहानी। कैसे सर, ये लीजिए x1, ये x2। x1 क्या मानते हैं 0, तो x2 क्या होगा, x1 0 तो x2 होगा 6 और x2 0 तो
x1 होगा 6 होगा 6 होगा 0 6 एंड 6 0 0 6 एंड 6 0। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, क्या लोगे 0 6, और यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर ले लेता हूँ मैं। हाँ, और यहाँ क्या होगा 6 0। एक ही पे करना, क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसा करने के लिए कहा है इन्होंने। आपको देखो ना यहाँ क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा किया मैंने। अब देखो इसने क्या कहा, डी पार्ट पढ़ना, शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन पार्ट ए। पार्ट सी में कौन सा अफोर्डेबल है, पार्ट सी कौन सा है, नेमिंग कर दूं पहले, ए भी हो गया, इसको एफ जी कर दो, ये एफ जी पार्ट सी है। एफ जी के अलावा ए सी कर लो, ए सी क्या पार्ट बी है, ए सी पार्ट बी था, ए बी पार्ट ए था, मतलब ये क्या है, ये वाला क्या है ए है, ये वाला क्या है सी है, और ये वाला क्या है बी है। यस सर बी है ये। तो कह रहा है कि बताओ ऐसा एरिया निकालो, शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी, पार्ट सी में तो अफोर्डेबल हो बट नॉट इन पार्ट ए। पार्ट सी में अफोर्डेबल है, देखो यहाँ देखना, मैं बताता हूँ तुम्हें ढंग से, ये वाला एरिया देखो, बाहर जा रहा है तो उसको मत लेना तुम, मैं सिर्फ अंदर वाली बात कर रहा हूँ। वो मेरे को ना बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि वो इस तरह से पेन लगा हुआ, अदरवाइज ये वाली एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ मैं एक नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ डी में, डी बी जी की बात करूँ, डी बी जी, डी बी जी क्या है, अफोर्डेबल इन सी है बट नॉट अफोर्डेबल इन ए है। बहुत आसान सी बात हो गई है। चलो मैं दूसरा लेता हूँ अब। दूसरा कहता है अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन सी। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये क्या है, क्या है ये बताओ, क्यों नहीं बोलते, जहाँ जहाँ कलर जा रहा है वो मत लेना, सिर्फ लेना ए एफ डी लेना। मतलब जो ये वाला आंसर था ग्रीन वाला, वो क्या था आपका, वो था आपका डी जी, सॉरी डी बी जी, ये ट्रायंगल। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है ट्रायंगल ए एफ डी। लैंग्वेज समझेंगे बड़े आराम समझ में आएगा। शेड द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी, पार्ट सी में अफोर्डेबल है लेकिन पार्ट ए में नहीं है। अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन पार्ट सी, पार्ट ए में अफोर्डेबल है लेकिन पार्ट सी में नहीं है। बस इतनी सी बात। ये सवाल कंप्लीट हो गया है। वार्म अप सवाल था, बेसिक सवाल था, मेरा इंटेंशन करने का नहीं था लेकिन मैंने करवा दिया, फिर भी चलो स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं होता। आइए जी सेकंड सवाल पे जाते हैं। सेकंड सवाल मैं एक्सप्लेन करके भी छोड़ सकता हूँ, मुझे मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं करूँगा, बेसिक सवाल होगा तो। आइए सेकंड लिखिए, आपके पास क्वेश्चन से आप ट्राई भी कुछ करेंगे ना, सिर्फ फीडर सर्विस नहीं बनना है कि सारे मैं करूँगा आप देखेंगे बैठ के, नहीं, आपको भी ट्राई करना है। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। ड्रॉ द बजट लाइन फॉर ईच केस। बजट लाइन ड्रॉ करना। देखो पहला केस क्या है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं। बी पार्ट देखिए, ये बी पार्ट। ड्रॉ द बजट लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मैं यहीं पे समझा के भी इसको छोड़ सकता हूँ। बताइए ये कोई बजट लाइन ड्रॉ करना कोई मुश्किल बात है क्या, बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। डी वाले पार्ट में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, सिंपल है। डी वाले पार्ट में, डी वाले पार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ, डी वाले पार्ट का कुछ नहीं है रखा हुआ। देखो क्या करोगे आप, देखिए डी वाले पार्ट में कुछ नहीं है। बजट लाइन क्या होता है, P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, P1x1 तो है ही, और P2 के बदले भी क्या कर लेंगे, P1x2 कर देंगे। क्यों सर क्यों किया, क्योंकि P1 इक्वस टू P2 है, और M इक्वस टू क्या कर देंगे 15 P1 कर दिया। तो सब तो P1 के फॉर्म आ गया, P1 यहाँ कॉमन ले लो, x1 प्लस
x2 इक्वस टू क्या हो गया 15 p1, p1 कैंसिल, तो x1 प्लस x2 इक्वस टू 15 हो गया। स्लोप आपका 1 हो गया, कोई मुश्किल नहीं था सवाल में। तो दूसरा सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया, सबका स्लोप बताइए आपको। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 0, इसका स्लोप क्या होगा 1/2, यहाँ स्लोप क्या होगा 1, और यहाँ स्लोप क्या होगा p1/p2 1 ही होगा, 1 होगा स्लोप। ठीक है सर, सेकंड सवाल तो मैंने करा दिया आपको, आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, नहीं भी ट्राई कीजिएगा तो भी चलेगा। थर्ड सवाल पे हम टाइम बिताएंगे, कुछ टाइम बिताएंगे यहाँ पे, यहाँ जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आराम से देखिएगा, यहाँ पे टाइम बिताएंगे थोड़ा सा। ऑन स्पेंडिंग द इंटायर इनकम एम, और मैं खुद भी कहता हूँ कि पहले आपको मेरा लेक्चर सुनने से पहले, जो रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, पहले इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता तो डिस्कशन कीजिए। वैसे आपके सपोर्ट के लिए मैंने सॉल्यूशन भी दे ही रखा है। ऑन स्पेंडिंग द इंटायर इनकम एम, अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड 4, 6 एंड 12 2, ये 2 बंडल दे रखा है। अगर आपने सारे खर्च कर दिए, इनकम लगा दिए, तो क्या अफोर्ड कर सकते हैं आप, 4, 6 एंड 12 2। मार्क दीज बंडल्स, मैं तो कहूँगा कि पहले आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। आप अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो ठीक है, तो फोटो ले लीजिए इसका। मार्क दिस बंडल्स एंड ड्रॉ द बजट लाइन, इस बंडल्स को ड्रॉ करो, पहले मार्क करो फिर ड्रॉ करो। व्हाट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स ऑफ दिस बजट लाइन, इंटरसेप्ट मतलब y एंड x इंटरसेप्ट्स। राइट दिस बजट लाइन वेयर प्राइस ऑफ गुड x1 p1 इज 1 पर यूनिट। राइट दिस बजट लाइन वेयर द प्राइस ऑफ x1 p1 इज 3 पर यूनिट। सवाल आपसे डिस्कस कर लिया है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसकी जानकारी लिखता हूँ और आपसे डिस्कस करता हूँ, आप भी साथ साथ करते जाइए। माइक्रो में अगर न्यूमेरिकल्स पे टाइम नहीं लगाए तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, न्यूमेरिकल्स पे टाइम देना पड़ेगा आपको। राइट सर, क्या करना है सर बताइए आप। लिखिए सवाल को, क्या कह रहा है। देखो 2 बंडल्स दे रखे हैं आपको, कौन कौन सा बंडल्स, एक बंडल दे रखा है आपको, एक बंडल दे रखा है 4, 6, दूसरा बंडल क्या दे रखा है 12 2। बहुत अच्छी बात है। इस बंडल को क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी नेमिंग कर दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये x1 x2 हो गया, ये क्या कह सकते हैं x1 डैश x2 डैश कह सकते हैं। 2 बंडल हो गए। और इनकम क्या दे रखा है आपका, इनकम दे रखा है m, इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है। अब सवाल का ए पार्ट क्या कहता है, मार्क दीज बंडल्स, बंडल देखो दिया हुआ है, एंड ड्रॉ द बजट लाइन। सिंपल सी बात है, मार्क तो मैंने कर ही दिया, ड्रॉ द बजट लाइन। बजट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे सर, देखो एक तरीका तो ये है कि मान लो आपको 4, 6 दे रखा, तो क्या करेंगे हम, 4p1 प्लस 6p2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या है, 12p1 प्लस वॉट 2p2 इक्वस टू m, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन 1 एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, दोनों इक्वल हो जाएगा और इससे p1 p2 के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। p1 को p2 फॉर्म में निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है। चलो मैं कर देता हूँ पहले इसी तरीके से। क्या कर सकते हैं इसको हम, 4p1 प्लस 6p2 इक्वस टू 12p1 प्लस 2p2 लिखते जाओ। अब क्या कर सकते हैं सर, 12p1 माइनस 4p1 इक्वस टू 6p2 माइनस 2p2। आपको 10th क्लास याद आ रहा है, मुझे तो याद आ रहा है, बिल्कुल 10th क्लास है, कुछ नहीं इसमें दिक्कत है। अब क्या करें सर, ये हो जाएगा 8p1 इक्वस टू 4p2, इसका मतलब p1 अपॉन p2 इक्वस टू क्या हो गया 4/8 इक्वस टू क्या हो गया 1/2। ये स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। मान गए बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। या यूँ कह सकते हो आपकी एक चीज़ और आपको मिल गया है, वो क्या मिल गया है, इसको काट दो यहाँ पे,
तो मिल गया P2 इक्वस टू वट 2P1, P2 इक्वस टू 2P1 मिल गया। अगर P2 इक्वस टू 2P1 मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में क्या कर दीजिए, इसको आप सेट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। जैसे एक इक्वेशन क्या है 4P1 अब प्लस क्या है 4P1 प्लस 6P2 इक्वस टू M है। तो 4P1 अब प्लस 6P2, 6P2 बदले क्या लिख रहे हैं 6 इंटू 2P1 इक्वस टू क्या होगा M हो जाएगा। देखा नहीं देखा आपने, बताओ बोलो जी। तो इसका मतलब क्या हो गया 4P1 अब प्लस 12P1 इक्वस टू M। तो M इक्वस टू क्या हो गया 16P1, ये M आ गया आपको। अब फिर से एक इक्वेशन लिख लीजिए। एक इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था 4P1 प्लस 6P2 इक्वस टू M। अब क्या करो 4P1 6P2, 6 के बदले क्या लिख दो 12P1, समझ रहे ना। P2 के बदले मैंने 2P1 कर दिया। अरे जल्दीबाजी किया तो लिखो आराम से, 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो 10th की मैथमेटिक्स है ये। और M के बदले क्या कर दूँ 16P1, M के बदले क्या कर दूँ 16P1। तो वैसे भी ये तो आ ही गया, लेकिन जो इसका ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था आपको बताइए। ओरिजिनल इक्वेशन आपने क्या रखा था इसका P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वस टू M था। तो इक्वेशन में P1 x1 रहने दो, अब P2 बदले क्या कर दो 2P1 कर दो और x2 कर दो इक्वस टू क्या कर दो M। M के बदले क्या है 16P1 है, इक्वेशन में पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको P1 कॉमन ले लो तो x1 प्लस 2x2 इक्वस टू 16P1, P1 कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली क्या बचा x1 प्लस 2x2 इक्वस टू 16 हो गया। डायरेक्ट लिखते तो दिक्कत हो सकता था, क्योंकि वो जो रिलेशन था ना P1 P2 का, देखो एक्चुअली क्या होता है अगर डायरेक्ट लिखोगे आप, इसका मतलब है कि आपने क्या मान लिया कि P1 की प्राइस क्या 1 है और आपने क्या मान लिया P2 की प्राइस 2 है, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1/2 P1 P2 का प्राइस नहीं है, बल्कि P1 P2 का प्राइस का रेशियो है। नहीं समझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा एलोबरेट करके कर दिया। अदरवाइज कभी कभार ऐसा होता है कि आप P1 P2 को डायरेक्टली इसका प्राइस मान लेंगे तो भी बात बन जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूँ ऐसा भी तो हो सकता था कि P1 हो सकता था 2 और P2 हो सकता था 4, ऐसा नहीं हो सकता था क्या, बताओ। नहीं हो सकता, हाँ बोलो यस या नो। तो 1/2 तो सिर्फ रेशियो दिखाता है, कभी कभार आप करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ सवाल में फंस सकते हैं आप, क्योंकि P1 P2 का रेशियो अगर 1/2 है, इसका मतलब ये नहीं कि P1 की प्राइस 1 है और P2 की प्राइस 2 है। अगर थोड़ी दिक्कत आपको लग रही है तो ऐसे ही लग रही है, कुछ नहीं है सवाल में, करेंगे हो जाएगा। सवाल को तो मैं वहीं छोड़ देता, कहाँ पे, सवाल यहीं छोड़ देता, देखो कहाँ पे, ये M है ये M है, इसको इक्वेट कर दो और P1 को P2 के क्या करो रेस्पेक्ट में निकाल लो, उसी से इनकम निकल जाएगा। इतना ही कहने से काम मेरा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अब बताओ, अब अगर आपका ये इक्वेशन आ गया है तो क्या इस इक्वेशन को ग्राफ पे दिखा सकते हो, आप कोर्स दिखा सकते हो, क्या यहाँ से स्लोप निकाल सकते हो, यहाँ से भी स्लोप निकाल सकते हो। क्या स्लोप आया, ये 1/2 स्लोप आया। यहाँ से जो स्लोप निकला ये ज़्यादा ऑथेंटिक स्लोप है। इससे पहले जो निकाला था मैंने वो P1 P2 का सिर्फ रेशियो निकाला था, ये P1 P2 का रेशियो कि P2 इक्वस टू 2P1 होता है, P2 इक्वस टू 2P1 होता है, इसका रिलेशन निकाला था। इस रिलेशनशिप को इक्वेशन में पुट कर दिया तो अल्टीमेटली फाइनली अब आपका स्लोप आ गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या रखोगे आप, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ तो 2 है ही है। अब ये स्लोप आ गया है। अब इसको ग्राफ पे पूछो, हाँ हाँ अभी करता हूँ। चलो एक तरीका तो ये हुआ काम करने का कि आपने इक्वेशन निकाल लिया और सॉल्व कर दिया और निकाल लिया। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ आपको, जो बच्चा नहीं देखे मैं एक बार स्लोली इसको मूव कर देता हूँ, या आपके पास तो ऑप्शन ही है कि पीछे जाके आप इसको कर सकते हैं, पॉज करके कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन
ये तो इक्वेशन आप, ये तो ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने सिखा रखा है। कैसे सर? ऐसे, ये x1 रखो, ये x2 रखो, एक जीरो लो तो ये कितना आएगा, इसको जीरो लो तो ये कितना आएगा, देख लो करके कितना आता है। x1 जीरो तो 2x2 इक्वस टू 16 होता है, x2 इक्वस टू 8 हो जाएगा। x2 जीरो तो x1 इक्वस टू क्या होगा, 16 हो जाएगा। ये दो पॉइंट मिल गया, लाइन ड्रॉ कर दो। लेकिन मैं एक तरीका और सिखाता हूँ, सेकेंड मेथड पे आ जाओ। सेकेंड मेथड देखो, ये मेथड तो आपके पास यहाँ पे भी उपलब्ध हो, लेकिन सेकेंड मेथड देख लीजिए क्या है। मुझे बताइए कि बंडल क्या आपका, बंडल आपका है 4 और 6 है ना। दूसरा बंडल क्या है, 12 और 2। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो मैंने दो क्लासेस में कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, इन दोनों बंडल को देख के मुझे बताइए कि चेंज इन x1 कितना आया है। अगर इस बंडल से इस बंडल में जाते हैं तो चेंज इन x1 कितना आया, 8 आया। और चेंज इन x2 कितना आया, 4। -4 कह दो, -4 कर दो। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम 4 ही कहेंगे, अदरवाइज -4। एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाल दो, माइनस साइन तो लगता ही है, जान लो बात को। तो आपको मैंने सिखा रखा दो क्लासेस में, स्लोप आप क्या कह सकते हैं, -x2/x1 होता है ना। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो यही होता है। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, 4/8। तो क्या हो गया, -1/2 नहीं हो गया सर? ये तो बड़े आराम से निकल गया, निकल गया ना, बताओ बोलो स्लोप ने। सुनो ना, स्लोप के साथ, स्लोप के साथ सुनो ना, स्लोप के हाँ, अगर मैं कहूँ कि स्लोप एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना है तो 1/2 लिखेंगे। अगर स्लोप के साथ आपने माइनस भी लगा दिया तो कोई गलत नहीं किया, समझ लो। अगर एब्सोल्यूटली लिखा हो कि राइट द स्लोप इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तब तो आपको 1/2 ही लिखना है। अगर कह रहा है कि स्लोप लिखो तो -1/2 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चे, कंफ्यूज मत करो, सिंपल बात है ये। अब मैं पूछता हूँ कि बजट लाइन ड्रॉ करना, मैंने क्या किया, इतना इक्वेशन ड्रॉ किया तब जाके बजट लाइन आपने ड्रॉ किया। आपको इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, आपको इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए जब आप बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से, तो आपको चाहिए एक्स इंटरसेप्ट चाहिए ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स पॉइंट बताइए क्या होता है, जल्दी बोलो। x1 और 0, x1 एंड 0 होता है। इस पॉइंट पे x1 एंड 0 होता है, और यहाँ क्या होता है, 0x2 होता है। मानते हैं बजट लाइन के दो एक्सट्रीम पॉइंट x1 0 होता है, 0x2 होता है। यस या नो, जल्दी बोलिए, कितना आसान बात है, क्यों बोल रहे हैं ना, यस सर। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि मान लो एक तीसरा पॉइंट आपके पास दिया हुआ है x1 एंड 0, अगर बोलूँ मैं आपसे तीसरा पॉइंट x1 एंड 0 दे रखा है, तो आप मुझे बताइए कि चेंज इन x1 क्या है, उसको चेंज इन x1 ही लिखो। और चेंज इन x2 क्या है, बताओ क्या है, चेंज इन x2 तो यहाँ 2 हो गया ना, नहीं हो गया 2? भाई अगर मैं इस बंडल से इस बंडल के बीच की बात करूं, ये बंडल भी तो है ही मेरे पास, और ये बंडल भी मैंने अभी नया बनाया है क्योंकि ये ओरिजिन है, सॉरी यहाँ पे ओरिजिन नहीं, मतलब ये इंटरसेप्ट है, वह एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर मैं 12 से इस बंडल तक पहुंचता हूं तो 12 से x1 पहुंचता हूं, तो इसको चेंज इन x1 ही रखो। लेकिन 2 से अगर 0 जाता हूं तो ये क्या होगा, नहीं बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्या होगा, ये 2 होगा। तो अब यहाँ बताओ कि यहाँ पे क्या आया आपका, 2/x1 आया, चेंज इन x1। 2 चेंज इन x1 लिख सकते बताओ, 2 चेंज इन x1 लिख सकते हैं भाई, ये 2 चेंज इन x1 लिख सकते हैं इसको। और ये 2 चेंज इन x1 क्या है, स्लोप है, और स्लोप क्या निकल गया, 1/2। नहीं लिख सकते, बोलो भाई, स्लोप तो मैंने पहले निकाल रखा है ना। अब यहाँ डिस्प्यूट करोगे, सर साइन लगाओ माइनस, अगर यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी लगाओगे तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, तो छोड़ो ना कुछ देर के लिए साइन को।
टू अपॉन चेंज इन x1 इक्व टू 1/2 से कन्विंस हैं आप? मैंने ये दो बंडल से, ये बंडल और इस बंडल से क्या निकाल लिया? स्लोप निकाल लिया। अब मेरे पास क्या है, एक बंडल ये भी है और एक बंडल ये भी है। ये बंडल क्या निकला, चेंज क्या निकला इसका? 2 अपॉन चेंज इन x1 को इक्व टू क्या कर सकते हैं? 1/2 कर सकते हैं। इसका मतलब चेंज इन x1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो यस या नो। चेंज इन x1 अगर 4 हो गया तो ये बताओ इस पॉइंट पे जो x1 है, ये पूरा पूरा x1 क्या होगा? जो पहले x1 था, पहले कितना था? पहले 12 था। जहां से मैंने चेंज किया उस पॉइंट पे कितना था? 12 था। और चेंज इन x1 तो 12 + 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्यों जी बच्चे, नहीं माने बात को? तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 16 एंड 0 हो जाएगा। यस बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप ये मत समझना, अगर आप सोचो ना, अगर ये स्लोप है और ये भी स्लोप है, अगर स्लोप में हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो ये तो कट जाएगा ना। इसलिए अभी मत इस चक्कर में पड़ो, छोड़ दो इसको। हाँ 12 से 8 क्यों नहीं हुआ? देखो ना आपके सामने, देखो चेंज इन x1 4 आया है। चेंज इन x1 4 आया, पॉजिटिव में आया है। चेंज इन x1 4 आया। दूसरी बात मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन, x2 अपॉन x1 जब करते हैं तो किसको इंक्रीज करते हैं? इंक्रीज किसको करते हैं? x1 को। और डिक्रीज किसको करते हैं? x2 को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ किसका है? x1 का है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ किसका है? x1 का है। x1 इंक्रीज होता है, x2 डिक्रीज हो रहा है। मान गए? अगर नहीं मानोगे तो मैं कहूँगा ऐसा करो, आपको ना, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सुनो। मुझे बताइए, कन्विंस, ज़बरदस्ती कन्विंस मत होइए। मुझे बताइए, आपके पास स्लोप आया, मुझे आप बोलिएगा स्लोप आया -1/2। चलो ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। स्लोप आया -1/2। अब मैं दो बंडल फिर से लेता हूँ, कौन कौन? 12 2 और दूसरा क्या लेता हूँ? x1 एंड 0। मैं ले सकता कि नहीं ले सकता बताओ? अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, ये समझ में आ चुका बच्चों को। इसमें क्या करूँगा मैं? यहाँ करूँगा चेंज इन x1 और इसमें क्या करूँगा? चेंज इन x2। और ये क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ऑफ कोर्स ये -2 है। अल्टीमेटली मैं अगर स्लोप यहाँ लिखूँ तो क्या आएगा? -x2 अपॉन क्या लगेगा? x1 आएगा। तो ये क्या आएगा आपका? x2 में चेंज तो हो गया 2 और डिवाइड में क्या आ गया? x1 कितना? x1 आया। मान गए बात को? तो अल्टीमेटली अगर आप स्लोप में माइनस साइन लगाओगे तो यहाँ भी लगेगा माइनस साइन। अब ये दो स्लोप है, एक है -1/2 और एक है -2/x1। तो ये और ये तो कैंसिल होगा ना। तो अल्टीमेटली x1 की वैल्यू क्या आई? ये सॉरी, ये चेंज इन x1 है। चेंज इन x1 की वैल्यू क्या आई? 4 आई। यहाँ बढ़ रही है नहीं चेंज इन x1? पहले कितना था? पहले था आपका 12, अब +4 क्या? 16 हो गया। तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 16 एंड 0 हो गया। x1 एंड 0 कोऑर्डिनेट आ गया 16 एंड 0। अब अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ चुका होगा मुझे पता है। लेकिन मैं अब आपको ऐसा करता हूँ, ये 4 6 लेता हूँ, 4 6 से और 0x2 लेके समझाता हूँ। मान लो मैं एक बंडल क्या लेता हूँ? 4 6, ठीक है बच्चे। और दूसरा बंडल क्या लेता हूँ? 0 एंड x2। दो बंडल लिया। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इसमें कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? 4 से 0 हो गया, कितना आया? चेंज इन x1 कितना आया? 4 आया। और चेंज इन x2 क्या है? चेंज इन x2 ही है ना, चेंज इन x2। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 लिखोगे ना। चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वल टू क्या लिख दोगे? 1/2। तो अब आप बताइए, यहाँ पे चेंज इन x2 आपको नहीं मिला हुआ है, लेकिन चेंज इन x1 आपको मिला हुआ है 4 इक्वल टू 1/2। तो चेंज इन x2 क्या हो जाएगा? 4/2। ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि पहले x2 कितना था? पहले x2 कितना था? 6 था। अब 6 से x2 बढ़ के कितना हो गया?
फाइनली x2 इक्व टू होगा x2 प्लस चेंज इन x2, x2 डैश इक्व टू, तो x2 6 था और चेंज 2 हुआ, तो ये बंडल क्या होगा 8 हो जाएगा, ये बंडल 8 हो जाएगा। जब आप इसकी बात करते हैं इस पॉइंट की, तो यहाँ ये 0 और x2 यहाँ पे मैक्सिमम है, x2 मैक्सिमम, तो x2 इंक्रीज ही कर रहा है ना। अल्टीमेटली आपको दो बंडल मिल गए, एक बंडल क्या मिल गए, एक बंडल मिल गए x1 एंड 0, और वो क्या मिला x1 एंड 0 मिला कितना आपको 16 एंड 0, और दूसरा मिला 0 एंड x2 और वो क्या मिला 0 एंड 8। और ये मैंने आपको इक्वेशन से भी निकालना सिखा दिया था, जो ऊपर मैंने इक्वेशन किया था फर्स्ट मेथड, उससे भी सिखा दिया था। देखो यहाँ पे ये आया था। जो आपको आसान लगता है उससे कर लीजिए आप, जो आपको आसान लगता है उससे कर लीजिए। कौन कौन से बच्चा है मुझे बताइए जो सेकेंड मेथड नहीं समझ पाया अभी भी, बताइए बच्चे कौन कौन सा है। क्या अब्दुल सेकेंड मेथड नहीं समझ पाए? बेझिझक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अमन, हाँ ठीक है, ठीक है। अरे बाबा कोई समस्या नहीं है। देखो ना ये चीज़, ये आपका बजट लाइन है, बजट लाइन ड्रॉ कर लेना। मुझे ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट क्या ले सकता हूँ मैं 6, ये पॉइंट ले सकता हूँ मैं x1 एंड 0, और ये पॉइंट क्या लूँगा मैं सॉरी 0 एंड x2। जब मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँगा तो x2 में इंक्रीज़ करना, और जब मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँगा तो x1 में इंक्रीज़ करना, और कोई बात नहीं, एक बार करके देखना। अरिजीत समझ में आई बात आपको? बोलो पक्का? अवलीन श्योर ना? ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती सर को बोल के आगे निकल जाए, पक्का ना? और कोई रोल नहीं है, और कोई रोल नहीं है, और कोई रोल नहीं है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ ना, अभी तो होगी बातें। और ये दो बंडल से स्लोप निकालना आप सीख गए ना, दो बंडल स्लोप निकालना। अभी इसका और भी जगह इस्तेमाल होगा। मैंने ये सेकंड मेथड इसलिए सिखा दिया कि कभी कभार ऐसा होगा कि आप सेकंड मेथड अप्लाई करने के लिए फोर्स हो जाएंगे, आप फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी, आइए फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। देखिए जी बच्चा, जब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आप ऐसा करो ना, जब मैं कराता हूँ तो साथ साथ आप भी लिखो। तो कभी कभार क्या होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो भले ही मेरी लैंग्वेज में आपको समझ नहीं पाए आप, लेकिन आप जब करते हैं तो खुद समझ जाते हैं, करते करते बच्चा समझ जाता है। ठीक है, ये बात भी होती है। आइए फोर्थ में आइए। ऐसा मैंने कहा मैं प्रैक्टिकली करूँ, मैं भी जब कभी किसी टीचर से पढ़ता हूँ ना, तो हो सकता है उनकी बातें मेरे तक कम्युनिकेट नहीं हो पाती एज इट इज़, लेकिन जब मैं खुद लिख के देखता हूँ तो समझ में आ जाता है क्या कहानी बोलना चाह रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभार। देखिए फोर्थ सवाल में, कंज्यूमर ए कंज्यूम्ड 100 यूनिट ऑफ गुड x1। ठीक है जी, x1 है, 50 यूनिट ऑफ x2 है, विद एन इनकम ऑफ व्हाट, m है, इनकम m दे रखा है, प्राइस ऑफ x2 दे रखा है 4, प्राइस ऑफ x1 दे रखा है 2। तो क्या है इसमें, इनकम तो बड़े आराम से निकल जाएगा। इफ आगे कह रहा है इफ प्राइस ऑफ x1 p1 राइजेस टू 3, how much should be the income of consumer A have to rise to afford the exactly 100 unit of good x1 and 50 unit of good x2? My God, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करोगे, इससे भी m निकाल लोगे, ये मान लो m आ गया, इससे निकाल लोगे ये m1 आ गया, m1 माइनस m कर दोगे। और जब प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, तो m क्यों नहीं निकाल सकते? बेहद ही आसान है, मैं ये सवाल नहीं कराऊंगा, मुझे पता है ना, आप करना ट्राई, बहुत ही आसान है। आ जाओ फिफ्थ पे, फिफ्थ सवाल पे आ जाओ। व्हेन कंज्यूमर ए स्पेंट इज इंटायर इनकम m, कंज्यूमर ए ने क्या किया, सारा इनकम खर्च किया, एंड ही कुड अफोर्ड व्हाट, सारा इनकम खर्च करने का मतलब ये है कि वो बजट लाइन पे है। ही कुड अफोर्ड 8 यूनिट ऑफ गुड x1, क्या अफोर्ड कर रहा हो, 8 यूनिट ऑफ गुड x1 एंड x2 ईच। क्या बात है सर, ही कुड अफोर्ड 8 यूनिट ऑफ गुड x1 एंड x2 ईच। तो एक बंडल क्या हो गया आपका, 8 एंड 8 आ गया,
एंड 10 यूनिट ऑफ गुड x1 एंड 4 यूनिट ऑफ गुड x2। दूसरा बंडल क्या आ गया, 10 एंड 4 आ गया। अगर सारा पैसा खर्च करेगा तो ये 2 बंडल अफोर्ड कर सकता हो। आराम से लिखिए, पेज पे रजिस्टर पे लिखिए तो समझ में आएगा। प्राइस ऑफ गुड x1 P1 इज व्हाट, भाई P1 दे रखा है क्या, 0.5, 50 पैसे। ड्रॉ हिज बजट लाइन एंड फाइंड हिज इनकम। मैम क्या करा, बजट लाइन ड्रॉ करो और इनकम निकालो। निकाल सकते हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं आप बताइए। प्राइस ऑफ P1 दे रखा है। एक बात बताऊँ क्या होगा इसमें, हम तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये चेंज वाले तरीके से स्लोप निकाल लो। यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ बताओ, 8 से 10 गया तो कितना, 2 हो गया ना, तो 2 नीचे, और 8 से 4 हुआ तो 4 ऊपर, तो अल्टीमेटली स्लोप क्या हो गया, 2 हो गया। स्लोप 2 हो गया। और स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, P1/P2। एब्सोल्यूट टर्म्स में P1 क्या है, 0.50, और ये क्या 2 है, तो इस सॉरी ये नहीं पता है, ये P2 ही है, और ये क्या है 2 है। P1/P2 इक्वस टू 0.5 डिवाइड बाई P2 इक्वस टू 2। अरे बाबा नहीं समझ पाए, क्या किया, ये मैंने किया चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वस टू 4/2 निकाला। बच्चा यार क्लास में कंसंट्रेट करो, कुछ नहीं किया मैंने खास। ये 8 से 10 हो गया तो चेंज इन x1 आ गया, ये 10 से 4 हुआ तो चेंज इन x2 आ गया, 4/2 आ गया। यस सर। फिर मैंने क्या किया, राइट सर, राइट सर। तो एक जगह मैंने 2 स्लोप निकाला और बाद में उसको P1/P2 से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो P1 में P1 तो मुझे पता था लेकिन P2 मुझे पता नहीं है, तो अब मैं P2 कितना बोल सकता हूँ बताओ, P2 क्या होगा, 0.5 डिवाइड बाई 2, ये होगा 0.25। अब P1 P2 दोनों आपके पास आ गया। अगर P1 P2 दोनों आपके पास आ गया तो क्या आप इनकम नहीं निकाल सकते हैं बताइए। इनकम निकाल सकते हैं, कैसे सर, कैसे निकाल सकते हैं, 8P1 प्लस 8P2 इक्वस टू क्या, M। तो 8P1 क्या है, P1 है 0.50 और प्लस P2 क्या है 0.25 इक्वस टू M। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, तो M इक्वस टू क्या हो गया 6। बच्चों वाली बात है, मुझे करना ही नहीं चाहिए था सवाल, ये कर लेंगे आप। मैंने तो कहा ही है कि एक सवाल मैं ऐसा रखता हूँ एक क्लास जिसमें बड़े आराम आराम से सवाल करवाएंगे। ड्रॉ तो कर लेंगे आप, ड्रॉ करने के लिए तो हर जगह वही काम करना है, जब बजट लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे आप। ये x1 है, ये x2 है, एक को 0 मानेंगे दूसरा निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट निकालना है। कुछ भी अगर होता तो मैं ज़रूर कराता आपको, कुछ है नहीं इसमें। आइए जी 6th की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन कर लेते हैं, या 6th क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशन में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करके आइए। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बजट लाइन में कुछ स्पेशल बातें भी आ सकती है। क्या कहते हैं बच्चे, कुछ स्पेशल केसेस। सारे सवाल करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ केस ऐसा है जो सवाल में कभी भी आ सकता है, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लिखिए जी, अच्छी बात डिस्कस करो। 4th हो गया, 5th हो गया, 6th क्वेश्चन से करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करना है मुझे, राइट जी। अब देखिए हेडिंग लिखिए स्पेशल केसेस। लिखा सबने, लिखा सबने स्पेशल केसेस, यस कंफर्म कीजिए पहले आप, लिख लिया, यस सर। अगर स्पेशल केसेस है तो उसमें लिखिए पहला पहला पॉइंट लिखिए, मान लीजिए कि आपको एक सिचुएशन दे रखा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। बाय 1 गेट 1 फ्री, उस केस में आप बजट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, बाय 1 गेट 1 फ्री वाले केस में बजट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे।
मान लो ऐसा कोई सवाल है जिसमें बाय वन गेट वन फ्री है। ध्यान दीजिए, यहाँ मान लो कि मैं x1 के बारे में बात करता हूँ, यहाँ m ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। जब बाय वन गेट वन फ्री की बात करता हूँ तो किसी एक ही गुड्स की बात कर रहा हूँ x1 की, यहाँ मैंने m ले लिया और मैंने एक बजट लाइन तो पहले ड्रॉ कर दिया। अगर बाय वन गेट वन फ्री है तो ये मान लो 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे है। इसमें बजट लाइन कैसे जाएगा? पहले तो 1 यूनिट आप परचेज करेंगे तो ये लाइन यहाँ तक आएगा, आएगा ना? बोलो, 1 यूनिट परचेज करेंगे और आपकी इनकम गिर के यहाँ आ गई, क्योंकि 1 यूनिट को परचेज करने के लिए आपने पैसा लगाया है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर या सेविंग? ये एक्सपेंडिचर है। ऊपर से जब नीचे आते हो तो एक्सपेंडिचर है, और नीचे से ऊपर आपका बचा हुआ है, सेव है। तो आपने 1 यूनिट परचेज किया, आप यहाँ से यहाँ गए और उतने पैसे खर्च कर दिए। अब दूसरा 1 यूनिट परचेज करने के बाद दूसरा यूनिट फ्री है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बात बन गई। दूसरा फ्री है तो ग्राफ कैसे जाएगा? पहले ये लें तो यहाँ तक ग्राफ जाएगा बिल्कुल सीधा, क्योंकि दूसरा यूनिट परचेज करने पर मेरी इनकम तो कम हुई नहीं है। क्या बोलते हो? दूसरा यूनिट परचेज करने पर मेरी इनकम तो कम नहीं हुई है ना? हुई है क्या, बताओ? तो दूसरा यूनिट मेरे पास आ गया लेकिन मेरी इनकम कम नहीं हुई है। तो बजट लाइन पहले ये गया, ये बजट लाइन गया, अब ये बजट लाइन ऐसे हो गया। अब जब तीसरा यूनिट हम परचेज करेंगे तब क्या होगा? तीसरा यूनिट में मुझे पैसे फिर से लगेंगे और मेरा एक्सपेंडिचर फिर से होगा। तो अब बजट लाइन आ गया फिर से यहाँ पे, मान गए? अब चौथा यूनिट फिर हमारा क्या होगा? फ्री होगा। बात नहीं समझे? ऐसे चलता जाएगा, चौथा यूनिट फ्री मिलेगा। तो बजट लाइन देखो कैसे मूव कर रहा है। बजट लाइन कैसे मूव कर रहा है मैं दिखाता हूँ, देखो ग्रीन पट्टी से दिखाता हूँ। ये मूव किया, ये मूव किया, ये मूव किया, ये मूव किया, समझ गए? इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बजट लाइन क्या होगा, एक बार ऐसा जाएगा, एक बार पैरेलल जीरो स्लोप रहेगा, एक बार स्लोप ये जाएगा, फिर जीरो स्लोप रहेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये होगा, ऐसा चलता जाएगा बजट लाइन, जहाँ तक निकालने के लिए कहेगा आपको। मान गए बच्चे? क्यों नहीं बोलते हैं? ये एक स्पेशल सिचुएशन था, कभी कभार एग्जाम में आ सकता है, इसको लिख लीजिए आप। दूसरा स्पेशल सिचुएशन पे आइए। पहले बताइए आपने लिखा इस पॉइंट को? बोलो सभी लोग। यस सर। और मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या ये एग्जाम में नहीं आ सकता है? आता ही है। एग्जाम में ना आपके इको ऑनर्स में बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आते, छोटे और ट्रिकी सवाल आते हैं। इतना बड़ा बड़ा सवाल देगा तो कोई उसको क्या आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन थ्रू देखना प्लस माइनस, उनको देखना आपका IQ लेवल, आपका ट्रिक देखना है कि आप अप्लाई कैसे कर पाते हैं। और इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, कोई ग्रेजुएशन का कोर्स ही तो है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप कोई मतलब बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी मुश्किल होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना डरना नहीं है, सिंपल है। अगर आप डिफरेंट सिचुएशन, यस बोलिए, अगर आप डिफरेंट सिचुएशंस को झेलेंगे ना तो अपने आप दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। पूछिए क्या डाउट है? हाँ हाँ। हम्म, देखो ना, अब एक ही गुड्स का करेंगे यहाँ तो हम कंपोजिट, अगर वो किसी एक गुड्स के बारे में बात करता है ना तो समझ लो यहाँ पे कंपोजिट गुड्स है, उसकी प्राइस 1 है, वहाँ पे इनकम ही रखते हैं। ये बात पहले हो चुकी है, किसी एक ही गुड्स के बारे में बात करेगा। ठीक है, आइए। X1 ही खरीद रहे हैं यहाँ पे। आपको सिचुएशन ऐसा लिखेगा कि मान लो आपके पास X1 गुड्स है, उसमें स्कीम है गेट वन, सॉरी बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा लिखा रहेगा। तो उस स्कीम को बजट लाइन पे कैसे दिखाओगे? तो उन्होंने किसके बारे में बात करी? सिर्फ X1 के बारे में बात करी। X1 यहाँ रखेंगे आप, X2 क्या मान लेंगे? M मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, और कुछ नहीं। मान गए?
चलिए अगला अगला सिचुएशन लिखिए, अगला सिचुएशन लिखिए, कैशबैक लिखिए। मान लीजिए कैशबैक की सिचुएशन है, आप आजकल ऑनलाइन पे देखते होंगे कैशबैक। मान लो एग्जांपल लेता हूँ 50%, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मतलब कोई मोबाइल परचेज़ कर लो ऑनलाइन पे, आप उसको दो, 20,000 रुपये की मोबाइल है, वो कहेगा 20,000 रुपये पहले परचेज़ करो, 10,000 रुपये आपके कैशबैक हो जाएंगे। एक एग्जांपल लो इस चीज़ को, तो बताओ इसको कैसे हम दिखाएं ग्राफ पे। ऑफ कोर्स ऐसा सिचुएशन आ सकता है, कैसे दिखाएं ग्राफ पे इसको हम। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए कि एक मोबाइल आपने यहाँ तो मैंने कहा कि यहाँ पे इनकम रख लो, यहाँ पे तो कुछ रखने के लिए मैंने कहा ही नहीं, इनकम रखो, और यहाँ पे आप x1 रखो, x1 जस्ट लाइक मोबाइल हो गया। अब बताइए अगर मान लीजिए कि कुछ भी स्कीम नहीं है तो बजट लाइन कैसा होगा। बजट लाइन तो ऐसा होगा, कोई भी स्कीम नहीं तो बजट लाइन ऐसा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 1 यूनिट परचेज़ करते हैं, 1 यूनिट परचेज़ करते हैं, ये x1 का 1 यूनिट हो गया, देख रहे हैं बच्चे, उसके लिए आपकी इनकम इतनी कम हो गई है, इनकम इतना रिड्यूस हो गया, समझ रहे हैं। 1 यूनिट परचेज किया आपने, इतने इनकम आपने कम कर दिया। लेकिन मुझे बताइए कि उसने प्रॉमिस क्या किया आपको, बाय 1 गेट 1 फ्री का प्रॉमिस किया हुआ है ना। तो पहली बार तो आपने क्या किया, पूरे पेमेंट कर दिए, पहली बार आपने पूरे पेमेंट कर दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या करेगा वो, 50% मनी आपको वापस कर देगा। तो 50% मनी वापस करने से आपकी इनकम क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी, ये ब्लैक लाइन से बढ़ जाएगी, हाफ बढ़ेगी, हाफ बीच तक ले आना, इनकम बढ़ जाएगी, फिर से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। मान गए बच्चे, नहीं मानते हो। अब अगर मान लो कि आगे का बजट लाइन मुझे अगर ड्रॉ करना, तो बजट लाइन ऐसे होगा, आगे का बजट लाइन ऐसे होगा। अगर हम दूसरा यूनिट परचेज करते हैं तो वहाँ भी फिर सिचुएशन ऐसा अराइज हो जाएगा। पहले दूसरा यूनिट परचेज करने से पहले एक बात समझ लो, ये तो हालांकि बार बार रिपीट ही करते रहेगा, दूसरे यूनिट पर आप जाना ही क्यों चाहते हो। सिंपल समझो कि कह रहा है कि बाय 1 एक परचेज करो 50% कैशबैक हो जाएगा। तो आपने 1 यूनिट परचेज किया, राइट, 1 यूनिट परचेज किया तो आपने इतने इनकम खर्च कर दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके पास पैसे वापस आ गए, पैसे वापस आते इनकम में फिर से एड ऑन हो गया, इनकम में अगर एड ऑन हो गया तो आपकी इनकम फिर से कहाँ पहुँच गई, इस लेवल तक इनकम पहुँच गई, इस लेवल तक। तो अब आपका जो बजट लाइन फिर आगे बढ़ेगा वो इस पॉइंट से बढ़ेगा ना, यहाँ से नहीं बढ़ेगा यहाँ से, बल्कि यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बजट लाइन जाएगा। तो 50% कैशबैक होगा तो 50% मनी को ऐड ऑन करके फिर वहाँ से बजट लाइन का इक्वेशन होगा। अब कहोगे सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल क्यों है। पैरेलल इसलिए क्योंकि स्लोप सेम है। स्लोप सेम क्यों है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। P1 प्राइस था, P1 प्राइस है, P2 तो यहाँ 1 ही लिया हुआ है, पहले भी P1 था, अभी भी P1 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं। मैं बोल रहा था कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल क्यों है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बंदा अगर मुझे 20,000 का मोबाइल है और वो 20,000 में दे रहा है और बाद में 10,000 वापस कर रहा है, तो एक तरह से मेरे पास प्राइस तो 10,000 हो गई ना। एक तरह की बात मत करो, ये एक स्कीम है, एक्चुअली प्राइस तो 20,000 ही है ना, वो वापस किया वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो उसने पैसा वापस किया वो प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो आपके इनकम को अफेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझे मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मोबाइल 20,000 की है, उसने 10,000 वापस कर दिया, तो खरीदते वक्त आपको प्राइस 20,000 चुकाना पड़ा, जब वो वापस किया तो 10,000 किया, वो आपके इनकम को अफेक्ट करेगा, तभी तो बजट लाइन क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। कहोगे सर अगर मान लो दूसरा यूनिट परचेज करें, वैसे ज़रूरत नहीं है समझने की, आप रिपीट ही करेंगे उस बात को। मान लो दूसरा यूनिट यहाँ पे है, तो दूसरा यूनिट परचेज किया आपने, तो क्या हो गया, आपकी इनकम यहाँ आ गई, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगी, आपकी इनकम फिर से बढ़ जाएगी, जितना भी बढ़ेगी मुझे पता नहीं कितना बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ेगी। फिर जो तीसरा बजट लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से ड्रॉ करोगे पैरेलल। तो आई होप कि आप समझ गए, कैशबैक पॉलिसी में स्लोप चेंज नहीं करता, बल्कि इनकम मिलने की वजह से बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट कर जाता है। एक और स्पेशल केस पे आ जाइए। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या करती है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ये अप्लाई होता है कि वो ना कुछ यूनिट तक प्राइस क्या रखती है, 0 रखती है। मानते हो बात को। जैसे मान लो उसने क्या किया, 0 से 100 तक प्राइस क्या कर दिया, मान लो 1 रुपीज़ रखा, केस लिख लीजिएगा, और 100 से लेकर के
500 तक उसने प्राइस क्या कर दिया, प्राइस उसने कर दिया, यहाँ पे प्राइस उन्होंने 0 रखा, सॉरी, यहाँ प्राइस उसने कर दिया 1। 500 से 700 तक उसने प्राइस कर दिया 3, और उसके बाद 700 प्लस पे प्राइस कर दिया 5। पहले बताइए ऐसा सिचुएशन आपने सुना है कि नहीं सुना है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी करती है, जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, जो कम इस्तेमाल करके काम चला लेते हैं, इसका मतलब वहाँ AC उसी यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको कम से कम चल जाएगा। इस तरह से भी प्राइस चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मानते हैं? बताओ यस या नो, क्यों नहीं बोलते हैं? यस सर। अब मान लो कि एक इनकम लेके हम चल जाते हैं, कोई भी एक इनकम सपोज करो, मान लो इनकम लेते हैं 5000, इनकम 5000 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक तो मुझे पॉइंट मिल गया ना, यहाँ मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ रखो, यहाँ पे क्या रखो आप, M रखो इनकम, तो ये तो आपका 5000 हो गया, 5000। ये बातें मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पे मैं 5000 पूरा पूरा क्यों ले लिया, कंपोजिट गुड्स मान लिया, रेस्ट ऑल को मान लिया अदर गुड्स। क्लियर बच्चे? तो अब देखो अब क्या होगा कहानी, 0 से लेके 100 यूनिट तक। आप सपोज करो यहाँ पे क्या करो, आप नेमिंग कर दो, ये 100 यूनिट है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 600 है, हाँ 5 के बाद 7 है, 1 2 3 4 5 6, ये 700 है, ऐसे कर दो। आगे तो आप अपने आप समझ जाओ क्या करना है। 0 से 100 तक आपने क्या प्राइस चुकाया है, कुछ नहीं चुकाया, तो बजट लाइन यहाँ क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस तो यहाँ 0 है, यहाँ स्लोप क्या होगा, P1 अपॉन P2, 0 अपॉन 1, 0 स्लोप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 से 500 तक, जरूरी नहीं कि आप ये जो आपने स्केलिंग कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर स्केलिंग करना जरूरी नहीं होता है। आपको यहाँ पे स्केलिंग करके 10th क्लास के मैथमेटिक्स नहीं सिखाना है, प्रॉपर स्केलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। 100 से 500 तक क्या हुआ, मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, ये स्केलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इतना स्केलिंग करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, स्केलिंग तो 10th क्लास में होता है। अब 500 तक क्या है आपकी, 500 तक आपका जो प्राइस है वो 3 है, मान लो 500 तक यहाँ है, तो इसको आगे ले जाओ, 500 तक स्लोप क्या, 500 तक 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया है, तो 500 तक स्लोप ये हो गया, क्योंकि यहाँ का स्लोप क्या होगा 1/1। समझ पा रहे हो मेरी बातों को बच्चे? जल्दी माइक ऑन करो, जल्दी बताओ, समझ पा रहे हो? ये 100 का, ये 500 तक का है, राइट सर। 500 बाद 700 तक क्या है, 3 है, 700 का ये पॉइंट ले लो, यहाँ तक 3 है, यहाँ क्या होगी, स्लोप थोड़ी और बढ़ जाएगी, यहाँ का स्लोप क्या रहेगा 3/1, कहाँ हो गया, ये क्या हो गया 700 हो गया। 700 के बाद क्या है, 700 के बाद कितना है 5 है, तो और भी स्लो बढ़ जाएगा 700 के बाद। लेकिन मुझे ये बता दो पहले कि 700 जब इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करेंगे 700 यूनिट, तो आप उस वक्त कितने पैसे खर्च कर चुके होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। 700 यूनिट तक कितने खर्च कर चुके हैं, देखो यहाँ से, पहले हर जगह समझो, पहले समझो कि इस पॉइंट तक, ये पॉइंट 500 की थी, 500 तक कितना खर्च कर चुके होंगे, 500 तक आपने खर्च किए होंगे 1 रुपया, इसमें से 500 रुपया नहीं किया होगा, नहीं सॉरी, 500 यूनिट तक आपने 100 तो फ्री पाया, 400 आपने यूनिट परचेज किया 1 रुपये हिसाब से, तो आपने कितना रुपये लगाया होगा 400 रुपया। मेरी बात समझे नहीं समझे? अगर आप टोटल 500 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसमें से 100 यूनिट क्या है, 0 प्राइस है, फ्री है, और 400 क्या है, × 1, 400 रुपये है। समझ करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसका मतलब साफ सी बात है कि यहाँ तक तो 400 रुपये खर्च हो गए, तो ये वाला पॉइंट क्या बचेगा आपका? 4600 बचेगा नहीं बचेगा? नहीं मानेंगे? यस सर, मान गए। सभी मान गए? जबरदस्ती मान रहे हैं? सभी मान गए? उसके बाद जब मैं बात करूं 700 तक की, 700 तक की फिर क्या किया होगा आपने? एडिशनली 500 से 200 यूनिट परचेज किया, एडिशनल 200। उसकी कितनी कॉस्ट लगी होगी 200 की? 3 रुपये हिसाब से 600 रुपये लगा होगा। ये एडिशनल 200 यूनिट ना 3 रुपये हिसाब से 600 रुपये लग गया होगा। 600 के लगने से अब आपका ये पॉइंट क्या होगा? 4000 होगा, 4000 होगा। अगर 4000 पॉइंट होगा तो अब आप बताइए कि 4000 जो बच गए उसमें आप कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं? 4000 जो बच गए उसमें कितना परचेज कर सकते हैं? 4000 रिमेनिंग, रिमेनिंग 4000 है। हाउ मेनी यूनिट्स यू कैन परचेज? यूनिट्स कैन बी परचेज्ड, कितने यूनिट्स परचेज कर सकते हैं? 4000 डिवाइड बाय, अब क्या प्राइस है? इसके बाद प्राइस 5 है, 4000/5, ये हो गया 800, 805 प्राइस है। तो इसका मतलब है कि 700 तक तो पहले ही परचेज कर लिया आपने, 700, 800 और परचेज कर सकते हैं। तो जब पैसा आपका जीरो होगा तो उस पॉइंट तक आप कितने यूनिट परचेज कर चुके होंगे? 1500 यूनिट नहीं परचेज कर चुके होंगे। तो ये क्या होगा? 15, ये आपका 1500 यूनिट होगा। अगर कोऑर्डिनेट की बात करो तो यहाँ सब जगह ये 100 यूनिट है, ठीक है। 1500 यूनिट परचेज करते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से सीधा इसको मिला दो, अब इस कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना कि सर स्केलिंग कहाँ ऊपर आई है, यहाँ से यहाँ 700 है और ये 800 हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? उस पर मत जाओ आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको स्केलिंग नहीं सिखाना वहाँ पे। ये क्या हो गया? 1500 हो गया। आपको बस एग्जामिनर को ये बताना है कि ये 1500 यूनिट हम परचेज कर सकते हैं मैक्सिमम। फैंटास्टिक ग्राफ है। और ऐसा भी एग्जाम में सवाल आ सकता है। देखो अब बजट लाइन कैसा हो गया आपका? ये पूरा बजट लाइन है, ये पूरा बजट लाइन है। मान गए बच्चे? और जैसे जैसे मैंने अभी सवाल लास्ट में जो सवाल करवाए ना, ये ट्रिकी ट्रिकी सवाल, इसके बारे में ये नहीं पूछना आपको कि एग्जाम आएगा कि नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आएगा, ऐसा ही आएगा, जरूरी नहीं है इसी में कुछ घाल मेल कर देगा, मिला देगा, मुझे क्या पता क्या आएगा। वो तो प्रैक्टिस करते करते बात बनती है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बन सकती है। क्लियर है? तो मैंने शुरुआत में जो 5-6 सवाल करवाए थे, 5 सवाल, उसमें एक दो सवाल, एक सवाल मुझे ट्रिकी लगा। वो क्या है कि जब मैंने स्लोप निकालना सिखाया आपको चेंज इन बजट, सॉरी बंडल से, वो आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा, उसके बाद जो मैंने लास्ट में 10 मिनट पढ़ाया है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया, लास्ट 10-15 मिनट जो पढ़ाया है। उसके अलावा तो मैंने वार्म अप ही किया है। लेकिन ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना कि क्या सारे न्यूमेरिकल्स हो गए? एब्सोल्युटली नॉट। अभी बहुत सारे सिचुएशंस डिस्कस करने हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने भी दूंगा। ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक? क्या कहते हैं? हाँ, एम की फॉर्म का एग्जाम बताओ क्या मतलब का ना? क्या है? अगर इनकम एम देगा तो एक ही एक्सिस पे रख सकते हैं ना उसको हम। इधर के लिए मुझे क्वांटिटी तो देगा ही ना, x1 के लिए एम तो एक ही जगह रहेगा ना। जब कंपोजिट गुड्स मानते हैं तो इस एक्सिस पे हम एम ही रख देते हैं। लेकिन आपको इसके लिए तो x देगा ही ना, x1 देगा ही देगा। हाँ हाँ, वो तो सवाल में दे रखा होगा ना। अगर m इक्वस टू 5000 पता ही नहीं होगा, ये तो मैंने किसी एक एग्जाम्पल, सवाल का एग्जाम्पल लेके करवाया आपको। अगर नहीं पता होता तो क्यों, तब अगर मान लो मुझे दिया ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे? फिर हम कर ही नहीं सकते, फिर तब एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं निकाल सकते, हम कैसे निकालेंगे? मान गए? हाँ, दिया हो सकता है, दिया हो सकता है उसमें, क्यों नहीं दिया हो सकता है? हाँ, जैसे किया मैंने यहाँ पे अजय, वो वन इस यूनिट्स का प्राइस भी दे रखा होगा, कितना प्राइस आपका गया है, वो 100 में से माइनस करेंगे, फिर कितना आया है उसको यहाँ प्लस कर देंगे, और क्या।
आएगा, या तो सवाल आ जाएगा या आप कर लोगे जब सवाल दिया रहेगा तो। जैसे इसी में देखो ना, मान लो 100 रुपीज़ में से क्या किया मैंने, पहले 20 माइनस किया, फिर बाद में 10 प्लस कर दिया, तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये 90 बन गया। समझ गए बच्चा, ये पॉइंट 90 बन गया। मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ, जब मैंने 1 यूनिट आपने परचेज़ किया, आपने 1 यूनिट परचेज़ किया, तो आपका बजट लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक आया, आया ना, आया, राइट सर। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हो गई, अब दूसरा परचेज करोगे वो तो बात की बात है, पहले अपना बजट देखो ना क्या होने वाला है। अब आप इसी बजट लाइन पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने वाली है। इनकम कितनी बढ़ गई है, 10 रुपये से बढ़ गई, मान लो एग्जाम्पल। तो अब आपका ये पॉइंट चला गया और यहाँ से ये जाएगा पैरेलल। अब ये वाला बजट लाइन इररिलेवेंट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसका सिर्फ यही मतलब है कि दूसरा बजट लाइन जो मेरा होगा वो इसके पैरेलल ही होगा। मान गए, दूसरा यूनिट परचेज करेंगे तो हमारा ग्राफ यहाँ तक, सॉरी इनकम यहाँ तक कम हो जाएगी हमारी, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये देखो इनकम यहाँ तक कम हो गई, हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर क्या होगा, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमारी इनकम कुछ बढ़ जाएगी। फिर हमारे लिए ये ग्राफ, ये बजट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हमारे लिए ये बजट लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरेलल है। क्लियर बच्चे? यस सर, पैरेलल हो गया, प्राइस सेम इसलिए पैरेलल हो गया। मज़ा आ गया। ढेर सारा केसेस हमने डिस्कस किया है, ढेर सारा केसेस डिस्कस किया, बहुत अच्छी बात हुई है। ठीक है, आज की क्लास में बस अब ये कहने का टाइम बच गया है, उसको कहने से पहले, क्लोज करने से पहले, कि अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आज से ज़्यादा अच्छा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ब्रेन टीजिंग क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा, क्योंकि अगर आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो क्या होगा कि जो एग्जाम में आता है उसको करने के लिए आप वेल इक्विप्ड हो जाओगे। समझ गए? ऑफ कोर्स एग्जाम में नहीं आए, कुछ क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इतने ज़्यादा केसेस बना रखे हैं, एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ब्रेन टीचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उनको करने से हमारा दिमाग बहुत खुलेगा, हमारे दिमाग में कुराफात आएगा और हम किसी भी क्वेश्चन से भिड़ सकते हैं। फिर भले हमें इको ऑनर्स में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भी दें, आगे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा, हमें इको एंट्रेंस में काम आएगा। तो अब बिल्कुल आज आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।